हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और वो है मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें पता है कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस से रिलेट करती है और जो साइंस है वो कम्प्लीटली बेस होती है एक्सपेरिमेंट्स पे। ठीक है, तो जब हम लैब में वर्क करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें रिजल्ट का पता होता है, तो हम अपने जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट को जो करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, है ना, मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। बट बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें करेक्ट वैल्यू का पता नहीं होता है। तो फिर हम कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं टर्म से कुछ कह सकते हो कि उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स करेंगे आज हम, लाइक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट को रिजल्ट के बारे में बताएगा कि हमारा रिजल्ट कैसा है। दूसरी चीज है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी और सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट टॉपिक है अप्रोक्सीमेट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो जो रिजल्ट है तो उसमें फर्स्ट टर्म आती है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो आपने एक्यूरेसी वर्ड बहुत ज्यादा बार पढ़ा होगा और शायद जान भी गए होंगे कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा। मैं कब मेरे रिजल्ट को एक्यूरेसी या एक्यूरेट बोल सकता हूं, है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे रिजल्ट के बारे में ये वर्ड कब बोलेगा कि रिजल्ट इज वेरी एक्यूरेट। जनरली किन के लिए जुड़ा हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के, जब हम लैब में वर्क करते हैं तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। इट मेजर द डिफरेंस, इट मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का आप क्या कह सकते हो, और मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ए नंबर ऑफ मेजरमेंट्स एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, यहां पर दो टर्म्स यूज हुई है। एक टर्म तो क्या यूज हुई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह लो या फिर मीन वैल्यू, और दूसरी टर्म जो यूज हुई है वो हुई है ट्रू वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो रिजल्ट आया उसको बोल रहे हैं। या फिर मीन वैल्यू, आपने शायद अभी तो आप 11th में हुए हो, तो जब आप 11th में लैब में वर्क करोगे तब आप देखोगे जैसे नॉर्मली हम टाइट्रेशन करते हैं तब जो उसका रिजल्ट आता है ना, तो हम रिजल्ट ऐसे नहीं लिख देते हैं, कम से कम हम उसको रिजल्ट एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिवाइज करते हैं। फिर 3 बार रिवाइज करने के बाद हम उसका मीन निकालते हैं जो रिजल्ट आता है, ताकि जो थोड़ी बहुत जो एरर थी उस एरर को हम मिनिमाइज कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट आंसर था और जो हमारी मीन वैल्यू आई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहलाएगा एक्यूरेसी, या फिर वो डिफरेंस हमारी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब खुद सोच के देखो, दो स्टूडेंट्स है, दोनों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम ट्रू वैल्यू तो सेम ही होगी। ठीक है, और उनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग आ रही है। अज्यूम करो जो ट्रू वैल्यू थी वो आनी चाहिए थी 0.14, ठीक है, मोलैरिटी कैपिटल है, 0.14 आंसर आना चाहिए था। एक स्टूडेंट का आ रहा है 0.99 और दूसरे का आंसर आ रहा है 0.12। तो क्या क्या लग रहा है कि ट्रू वैल्यू, फिर से लिख देता हूं मैं, ट्रू वैल्यू थी 0.14। अब एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 0.90। दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है 0.12। तो किसके रिजल्ट को आप मोर एक्यूरेट बोलोगे। अब ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लगभग कितने का आ गया, 0.76 का। और जो यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.02 का। तो डिफरेंस कम कहां पर हुआ, यहां पर ना,
मतलब ये जो सेकंड स्टूडेंट है इसका जो रिजल्ट आया वो ट्रू वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि किसका रिजल्ट मोर एक्यूरेट है, कौन ज्यादा एक्यूरेसी को अप्रोच कर रहा है? तो सिंपल सा आंसर होगा ये वाला आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो एक्यूरेसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस डिफरेंस के। कौन से डिफरेंस के? जो डिफरेंस किसका है? ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का। तो जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, वो रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हो एंड दैट इज लोअर या स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू and true value, mean value and true value, higher the accuracy of that experiment, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी, है ना? सिंपल सा। ठीक है, तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो जितना हम अपने आंसर को नजदीक पहुंचेंगे उतना ज्यादा हमारा जो आंसर होगा वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट टर्म है प्रिसीजन। तो इस प्रिसीजन का मतलब क्या होगा? ये आपके लिए शायद नया है, आपने इस वर्ड को नहीं सुना हुआ होगा। तो अब प्रिसीजन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट ने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया या 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो जो उसके रिजल्ट भी, स्टूडेंट वही, ऑपरेटर्स वही, केमिकल वही, सब कुछ वही है, तो क्या लगता है कि आंसर क्या आना चाहिए हर बार जब वो बार बार एक्सपेरिमेंट करेगा? एज्यूम करो पहली बार आंसर आया 0.2, ट्रू वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, 0.2 वैल्यू आ रही है तो जब वो सब कुछ बिल्कुल सब कुछ सेम रिपीट करेगा तो अगली बार भी आंसर क्या आना चाहिए? नियर अबाउट 0.2। तो बार बार जब वो अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा तो जो उसकी वैल्यू क्या आएगी? नियरली सेम आनी चाहिए, है ना? तो वे जो जो उसकी जो वैल्यूज हैं, वो जो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है उन वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। अब सोचो एक बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, वैल्यू आई 0.2, अगली बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, आंसर आ गया 1.2, फिर एक्सपेरिमेंट किया 0.75, मतलब वैल्यू क्या रही है बार बार। तो कोई भी जो वहां पर ऑब्जर्वर होगा वो क्या देखेगा कि स्टूडेंट को कुछ आता ही नहीं है, ये इसके जो खुद के रिजल्ट है वो कितने ज्यादा वेरी कर रहे हैं, है ना? एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है कि जो रिजल्ट वो बिल्कुल हटके हो सॉरी, जो रिजल्ट है वो बिल्कुल हटके हो, बट मेन चीज क्या है कि वो जो एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है उसमें फ्लक्चुएशंस ना हो। तो जितने कम फ्लक्चुएशन होंगे वो रिजल्ट क्या होगा? उतना ज्यादा मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो जो प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, इट मेजर, प्रिसीजन की बात करूं तो इट मेजर the difference, it measure the difference between the measured value and the mean value of a number of experiments या number of measurements, mean value of a number of measurements। समझ में किस किस के डिफरेंस हो गया ये? तो प्रिसीजन रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, ठीक है, एंड सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिजल्ट है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए। हमारा जो रिजल्ट होगा वो जितना ज्यादा कांस्टेंट रहेगा, जो अलग अलग टर्म्स रहेंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो जो स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसकी बारे में रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हर बार जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कांस्टेंट से आ रहे हैं, कि उसने बहुत ही अच्छे केयर के साथ की होंगी, उसको नॉलेज होगी, बार बार वो कुछ गलतियां नहीं कर रहा है वो। ठीक है, जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किए तो उसके 4 रिजल्ट्स आए, तो जैसे
1.2, 1.9, ठीक है, और 2.0 और 1.8। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इनका क्या निकालूंगा, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकाल लोगे, इन सबको जोड़ूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। और फिर मैं उनकी क्या निकालूंगा, प्रीसीजन बाय। तो जो मीन वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करूंगा, 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 ठीक है। तो फिर जहां पर भी सबसे कम डिफरेंस होगा उसका प्रिसीजन क्या हो जाएगा, उसका प्रिसीजन हाईएस्ट हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि प्रिसीजन बहुत अच्छा हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो, बट एक्यूरेसी उसकी एकदम पुअर हो, या फिर ये हो सकता है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो और उसका प्रिसीजन क्या हो जाए, बिल्कुल बेकार हो जाए। तो उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं अब ये लिखता हूं, अब आप इस एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ। तो ये जो तीन वैल्यू आ रही है, तो इन तीनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एक जैसे आ रही हैं। तो देख करके कोई भी क्या कहेगा कि प्रिसीजन इज वेरी गुड। बट जो आंसर आएगा, अब इसका मीन वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो मीन वैल्यू आ गई 1.9। बट अज्यूम करो इसकी ट्रू वैल्यू होती, जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू होती 5.0। तो मेन वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस कितना आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। तो जो टीचर होगा वो देखते क्या कर देगा, काटा मारेगा कि रिजल्ट एकदम बेकार है ना, कि 5 आना चाहिए था, रिजल्ट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 2 आ रहा है। तो एक्यूरेसी बहुत पुअर होगी, बहुत बेकार है, बट प्रिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा है। वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें फ्लक्चुएशंस के मिनिमम फ्लक्चुएशन है। तो ये चीज होती है प्रिसीजन की। क्लियर है ये। अब इसी चीज को मैं क्या कहता, अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं। जो दूसरा स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक बार उसकी वैल्यू आई 10, एक बार आ गई उसकी 15, ठीक है, और एक बार उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ गई 1 आ गई है। या फिर आ, ये हटा करके, ठीक है, कुछ ये वैल्यू आई उसकी। अब उसकी मीन वैल्यू निकालोगे, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3, तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा, 5.3। तो अब जब मैं उसकी एक्यूरेसी चेक होगी, अगर उसका सिर्फ रिजल्ट देखा गया तो 5.3 अप्रोचेस टू 5, तो देखने वाले क्या लगेगा कि भाई रिजल्ट सही आ गया। और जब उसकी इंडिविजुअल वैल्यू चेक की जाएंगी तो सोच सकते हो कि एक बार स्टूडेंट का आंसर आया 10, उसी स्टूडेंट का आंसर क्या आ रहा है 1, तो डिफरेंस कितना ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो प्रीसीजन क्या हुआ, इसका प्रीसीजन बहुत बेकार हुआ, और बट एक्यूरेसी क्या हो गई, गुड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेसी और प्रीसीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है और प्रीसीजन पुअर हो सकता है, या प्रीसीजन बहुत अच्छा हो सकता है, एक्यूरेसी पुअर हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों ही अच्छे हो सकते हैं या दोनों ही पुअर हो सकते हैं। बट आपको जो मेन चीज है वो इन दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। क्लियर है। अब सेकंड टर्म पढ़ते हैं हम, साइंटिफिक नोटेशन। हम अपने जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब उनमें ध्यान रखेंगे कि हम अपनी वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक नोटेशन आनी चाहिए हमें। तो कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन हम शायद मैथ्स में 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी हुई भी होंगी हमने, जिसमें हम अपने आंसर को डिजिट्स और एक्सपोनेंट्स के टर्म में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, scientific notation consists of two parts. One is digit term and second is exponent, that is n into 10 raised to power n. Here capital N represents digit and this n represent exponent. तो हमारा जो आंसर होता है जब हम उसको इसके टर्म्स में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। बट ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो n होगा इसमें डेसिमल प्लेस से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। जैसे
अगर हमारे पास आंसर आता है 0.00129, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन भी करने में मुश्किल होगी, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में तुरंत कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन में क्या क्या होता है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है मैं इसको यहां पर लेके आऊंगा, तो इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 3 स्टेप में उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। ध्यान रखना, जब भी आप डेसिमल को राइट डायरेक्शन में लेके जाते हो, राइट डायरेक्शन में, तो जितनी स्टेप आप मूव करोगे 10 की पावर उतनी ही माइनस में हो जाएंगे, 10 की पावर उतनी ही माइनस में। मतलब क्या लिख दूंगा 1.29, ये तो हो गया सिंपल सा। डेसिमल को मैंने 1 2 3 3 प्लेस राइट में मूव करवाया तो 10 रेज़ टू पावर -3, सिंपल सा। अगर 5 स्टेप राइट में जाते तो -5, अगर सिर्फ 1 स्टेप मूव करते तो -1 हो जाता, अगर एक भी स्टेप मूव नहीं करता तो फिर तो कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। ऐसे ही अगर आंसर होता 1290.4, अब मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं इस डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा लेफ्ट में लेके आओगे पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव में होगी इतनी ही। तो यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर लेके आना है, तो कितनी स्टेप मूव करेगा 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 1.290 10 रेज़ टू पावर +3। दिस इज आवर साइंटिफिक नोटेशन, है ना। तो कुछ भी नहीं था ना, बस हमने सिंपल उसको डिजिट और एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, उसके टर्म्स में लिखना है, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन और साइंटिफिक नोटेशन। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, बट हल्का सा बता देता हूँ, आप भी पढ़ना, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और कंफर्म है, पूरे पूरे चांसेस है कि कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर मेरे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना होगा, कुछ रूल्स हैं, निकाल सकते हो, बट मेन चीज आती है कि उसका मतलब समझना कि मतलब क्या होगा। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में स्केल का यूज करते हो, है ना, मैथमेटिक्स में स्केल का यूज करते हैं, तो उससे एक रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये स्केल हो गया, ठीक है, ये डिजिट्स हैं 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, समझ लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो गया। अब फिर इसके अंदर डिजिट्स होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, देखा है सबने कुछ ऐसा। अब अज्यूम करो हमारी जो लेंथ है वो यहां पर आ रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आप अपना आंसर क्या लिखोगे, दिख रहा है ना ये, या फिर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये 2 और ये 3 और ये इनके बीच की डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये है। आप इस आंसर को क्या लिखोगे, जनरली हम क्या लिखते हैं इसको, 2.1234, 4 और 5 के बीच में है ना, तो ये नहीं लिख देते हैं कि 2.45, भाई 4 से तो बड़ा है, 5 से छोटा है, तो लगभग बीच में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है बिल्कुल एग्जैक्ट था, कोई कंफ्यूजन थी, 2 सेंटीमीटर तो है, साफ साफ दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 4 वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है, 4 भी है ही है। कंफ्यूजन कहां पर है, इस वाले डिजिट पे, कंफ्यूजन कहां पर है, इस वाली डिजिट पे है, कि ये 4 6 भी हो सकता है और 4 4 भी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल सा एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर में सारी की सारी डिजिट्स सर्टेन होती है, सिर्फ एक में कंफ्यूजन होती है। तो ये भी सर्टेन थी, ये भी सर्टेन थी, ये वाली क्या थी, कंफ्यूजिंग डिजिट थी, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसमें सारी सर्टेन हो, सिर्फ एक कंफ्यूजिंग हो, वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस वैल्यू में दो तो कैसी थी, सर्टेन, और एक कैसी रह गई, कंफ्यूजिंग। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया इसका, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया,
ठीक है, रूल्स बहुत इजी है, आप 5 सेकंड में सीख जाओगे, बट मेन मतलब क्या है उसका मतलब समझना, ये मतलब नहीं पता होता बच्चों को कि सिग्निफिकेंट फिगर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब कि ये हमारी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है स्केल की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केल था ना जो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर का 1/10 कितना होता है, मिलीमीटर होता है, तो ये सिर्फ मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकता है। अगर मेरे पास कोई दूसरा स्केल होता और मैं उसका आंसर ये लिखता 2.445, तो इसका मतलब क्या होता कि ये सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी मेजर कर सकता है, सेंटीमीटर फिर ये मिलीमीटर फिर ये उसका भी 10th पार्ट आ जाता। तो यहां तक तो एक्यूरेसी थी, 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी मेजर कर पा रहा है। हाँ, यहां पर कंफ्यूजन है, जबकि यहां पर क्या था कि ये 1 सेंटीमीटर के 1/10 पार्ट को ही मेजर कर पा रहा है, सिर्फ मिलीमीटर तक मेजर कर पा रहा है, और ये मिलीमीटर से भी छोटे को मेजर कर पा रहा है। जैसे कि अगर मैं पेपर में आंसर लिखता हूं कि 4.0 और 4.00, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस ये हुआ कि वो जो स्केल था सिर्फ वो यहां तक ही मेजर कर पा रहा था, जबकि ये वाला जो स्केल है ये इसके 100 पार्ट तक मेजर कर पा रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट तो क्या है, कंफ्यूजिंग, वो तो अपने तुक्का मारा होगा, वो तो हमारे स्केल ने नहीं बताया ना। तो ये चीज है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता है उतना ही हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होता है, उतना ही जो हमारे पास स्केल्स होते हैं उस स्केल की पावर, उस स्केल की जो मेजरिंग पावर होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो वो सब कल डीप में पढ़ते हैं, तो कल आप पहले इतना अच्छे से करोगे और अपने कोई भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।